गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू TSM स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं हिंदी की पाठ्य पुस्तक संचयन भाग 1 का पाठ्यक्रम। आज हम पाठ 2 पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है स्मृति। श्री राम शर्मा द्वारा रचित लेख स्मृति एक संस्मरणात्मक लेख है जो साहसिक कथा पर आधारित है, जिसमें लेखक ने अपने बचपन की यादों का वर्णन किया है। ये जो लेख है स्मृति, ये लेखक की बचपन की घटना है। जब वह स्कूल जाते थे उस समय एक रास्ते में एक कुआं मिलता, उसमें वह अपनी टोली के साथ हंसी ठिठोली करते और कुएं में पत्थर फेंककर एक भयंकर काले सांप की फुसकार सुना करते थे। जिस समय वे चिट्ठियां डालने जा रहे थे वह कुआं उन्हें उसी रास्ते में मिला, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना अभी भी इस कुएं में पत्थर फेंककर सांप की फुसकार सुनी जाए। तो जैसे ही उन्होंने कुएं में पत्थर फेंका, उनकी टोपी से चिट्ठियां नीचे गिर गई। वे बहुत घबरा गए और दोनों भाई जोर जोर से रोने लगे। अब जब लेखक को कुछ समझ में नहीं आया तो उन्होंने कुएं में नीचे उतरने का सोचा और ये सोचा कि मैं अपने डंडे से सांप को मार दूंगा और अपनी चिट्ठियां उठाकर ले आऊँगा। फिर उनको अलग अलग तरह की तरकीब सूझी और सांप को देखकर वो घबरा भी गए थे, लेकिन एक एकाग्रचित्ता मतलब ध्यान से उन्होंने एक सूझ सूझी और उन्होंने कुएं के बगल से मिट्टी निकालकर सांप की ओर फेंकी और सांप ने उनकी जो मिट्टी गिरी थी उस पर फुफकार मारकर अपना मुंह मारा था। जैसे ही उसने मुंह मारा तो जो लेखक हैं वो डर गए और अपनी टांगों को समेटते हुए संपूर्ण से मतलब पैर तक, जो पैर हैं उनको कमर तक की स्थिति में लाकर सीधे लटकने लगे। इससे सांप से दूसरी ओर कुएं की परिधि से उतरने के ढंग मालूम हो गया था। मतलब अब मुझे मालूम चल गया, जिस ओर मैंने मिट्टी फेंकी उस ओर सांप का मुंह हो गया, तो मैं कुएं के दूसरे बगल में उतरने की कोशिश करने लगा। तनिक झूलकर मैंने अपने पैर कुएं की बगल से सटाए और कुछ धक्के के साथ अपने प्रतिद्वंदी के सम्मुख कुएं की दूसरी ओर 1.5 गज पर कुएं के धरातल पर खड़ा हो गया। अब मैं कुएं के धरातल मतलब कुएं की जमीन पर आकर खड़ा हो गया था। आंखें चार हुई। आंखें चार मतलब हमने एक दूसरे को देखा, शायद एक दूसरे को पहचाना। मतलब हमने एक दूसरे से नज़र मिलाई। किसने? सांप ने और लेखक ने। सांप को चक्षुश्रवा कहते हैं। चक्षुश्रवा मतलब आँखों से सुनने वाला। चक्षु का मतलब होता है आँखें और श्रवा का मतलब होता है सुनने वाला। आँखों से सुनने वाला कहते हैं। मैं स्वयं चक्षुश्रवा हो रहा था और मेरी स्वयं की स्थिति भी यही थी कि मैं खुद भी आँखों से सुन रहा था। अन्य इंद्रियों ने मानो सहानुभूति से अपनी शक्ति आँखों को दे दी थी। सांप के फन की ओर मेरी आंखें लगी हुई थी और वह कब किस ओर आक्रमण करता है, मतलब मेरी आंखें जो हैं वो निरंतर सांप की ओर अडिग थी। मतलब मैं उसी की ओर बराबर देख रहा था कि सांप का फन कहाँ पर आक्रमण करेगा। सांप ने मोहिनी सी डाल दी थी, शायद वह मेरे आक्रमण की प्रतीक्षा में था। सांप भी बस निरंतर मुझे देखे जा रहा था और ये सोचा था कि ये कब मुझ पर आक्रमण करे। पर जिस विचार और आशा को लेकर मैंने कुएं में घुसने की ठानी थी वह तो आकाश कुसुम था। मतलब वह तो बहुत ही दूर दूर तक मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि सांप इतना भयंकर था कि मैं उसे शायद ही मार पाता। मनुष्य का अनुमान और भावी योजनाएं कभी कभी कितनी मिथ्या उल्टी लगती है। मनुष्य का अनुमान मतलब मनुष्य का जो विश्वास था, मनुष्य ने जो अनुमान लगाया था, मतलब मैंने जो अनुमान लगाया और मेरी जो भविष्य की योजना है कि मैं कुएं के ऊपर रहकर मैंने ये कहा था कि मुझे विश्वास है कि मैं सांप को अपने डंडे से मार सकता हूँ, ये कभी कभी कितनी मिथ्या और उल्टी लगती है। मतलब कभी कभी कितनी झूठी और उल्टी लगती है। मतलब अपना विश्वास कभी भी सही हो या फिर सच हो जाए, ये संभव नहीं है। मुझे सांप का साक्षात होते ही अपनी योजना और आशा असंभव प्रतीत हो गई थी। मतलब जैसे ही मैंने सांप को आमने सामने देखा, मेरी जो सारी योजनाएं थी वो सब विफल हो गई थी। मुझे सब असंभव लग रहा था। डंडा चलाने के लिए स्थान ही न था। लाठी या डंडा चलाने के लिए काफ़ी स्थान चाहिए जिसमें वह घुमाया जा सके। सांप को डंडे से दबाया जा सकता था, पर ऐसा करना मानो तोप के मोहरे पर खड़ा होना था।
मतलब जो लेखक है वो कह रहे हैं कि मैंने इस डंडे से अनेकों सांप मारे हैं, लेकिन उसको चलाने के लिए मुझे क्या चाहिए, जगह चाहिए। और जो कुएं के नीचे का जो धरातल था उसका व्यास था वो बहुत ही कम था, उस जगह पे डंडा आसानी से नहीं चलाया जा सकता था। यदि फन और उसके समीप का भाग न दबा तो वह फिर पलटकर जरूर काटता, और फन के पास दबाने की कोई संभावना भी होती तो फिर उसके पास पड़ी दो चिट्ठियों को कैसे उठाता। दो चिट्ठियाँ उसके पास उससे सटी हुई पड़ी थी और एक मेरी और थी। मैं तो चिट्ठियाँ लेने ही उतरा था। हम दोनों अपने पैतरों पर डटे थे। पैतरा का मतलब अपनी स्थिति पर। मैं अपनी स्थिति पर डटा था और सांप अपनी स्थिति पर। उस आसन पर खड़े खड़े मुझे 4-5 मिनट हो गए। मतलब जिस स्थिति में मैं कुएं में उतरा उस स्थिति में खड़े खड़े मुझे 4-5 मिनट हो गए थे। दोनों ओर से मोर्चे पड़े हुए थे, पर मेरा मोर्चा कमज़ोर था। मतलब दोनों ओर से हम अपने अपने युद्ध के लिए, अपनी अपनी लड़ाई के लिए तैयार थे, लेकिन जो मेरी तरफ का जो मोर्चा था, मेरी तरफ की जो तैयारी थी वो थोड़ी कमज़ोर थी। कहीं सांप मुझ पर झपट पड़ता तो मैं यदि बहुत करता तो उसे पकड़कर कुचलकर मार देता, पर वह तो अचूक तरल विष मेरे शरीर में पहुंचा ही देता। ये क्या कह रहे हैं कि मैं उसको झपट कर पकड़ भी लेता, कुचल भी देता, लेकिन उसका जो विष है वो मेरे शरीर में निश्चित रूप से, अचूक मतलब निश्चित रूप से वो मेरे शरीर में अपना विष पहुंचा देता, अपने साथ साथ मुझे भी ले जाता। मैं सांप को मार देता लेकिन उसका विष मेरे शरीर में जाता तो वो मुझे भी ले जाता। इसलिए मैंने भी उसे डंडे से दबाने का ख्याल छोड़ दिया। अब मैंने ये सोच लिया कि मुझे सांप को डंडे से नहीं मारना है। ऐसा करना उचित भी न था। अब प्रश्न था कि चिट्ठियाँ कैसे उठाई जाए। बस एक सूरत थी, डंडे से सांप की ओर से चिट्ठियों को सरकाया जाए। अब उन्हें एक और तरकीब लगी कि मुझे सांप को नहीं मारना है, मुझे सिर्फ चिट्ठियाँ लेनी है, तो क्यों ना मैं डंडे से ही चिट्ठियों को सरका लूँ। यदि सांप डूब पड़ा तो कोई चारा न था, कुर्ता था और कोई कपड़ा न था जिससे सांप के मुंह की और करके उसके फन को पकड़ लूं। मारना या बिल्कुल छेड़खानी न करना, ये दो ही मार्ग थे। अब जो लेखक है वो कुएं में खड़े खड़े ही सोच रहे हैं कि अब आगे मुझे क्या करना चाहिए। या तो मैं सांप के फन पर कपड़ा फेंक दूं, या फिर उसे मार दूं, या उसे कोई छेड़खानी ना करूं, यही उसके दिमाग। पहला मेरी शक्ति के बाहर था, बाध्य होकर दूसरे मार्ग का अवलंबन करना पड़ा। लेखक कह रहे हैं कि जो पहला था कि सांप को मार दूं, उतनी शक्ति मुझ में नहीं थी, लेकिन जो दूसरी शक्ति थी, मतलब दूसरी चीज़ थी कि मैं उससे कोई छेड़खानी ना करूं, इसके अलावा मेरे पास और कोई सहारा नहीं था। डंडे को लेकर जो ही मैंने सांप की दाईं ओर पड़ी चिट्ठियों की ओर उसे बढ़ाया, सांप का फन पीछे की ओर हुआ। धीरे धीरे डंडा चिट्ठियों की ओर बढ़ा और जो ही चिट्ठियों के पास पहुंचा कि फुफकार के साथ काली बिजली तड़पी और डंडे पर गिरी। हृदय में कंप हुआ और हाथ ने आज्ञा ना मानी और डंडा हाथ से छूट गया। मतलब जैसे ही सांप ने अपनी फुफकार मारकर डंडे पर प्रहार किया, मेरे हाथ से डंडा छूट गया। मैं तो न मालूम कितना ऊपर उछल गया, जान बूझकर नहीं, यूं ही बिदक कर। मतलब मैं इतना डर गया था कि मैं बहुत तेजी से ऊपर उछलकर जो खड़ा हुआ तो देखा डंडे के सिर पर 3-4 स्थानों पर पीप सा कुछ लगा हुआ है। वह विष था। मतलब सांप ने जो विष छोड़ा था वो डंडे के पर लग गया। सांप ने मानो अपनी शक्ति का सर्टिफिकेट मेरे सामने रख दिया। मतलब सांप ने बता दिया कि मेरे पास कितनी पावर है, कितनी शक्ति है। मैं तो उसकी योग्यता का पहले ही कायल था। कायल मतलब मुझे तो पहले ही मालूम था कि सांप कितना योग्य है, सांप के पास कितनी शक्ति है। उस सर्टिफिकेट की जरूरत न थी। सांप ने लगातार फू करके डंडे पर 3-4 चोटें की। वह डंडा पहली बार इस भांति अपमानित हुआ था, या शायद वह सांप का उपहास कर रहा था। मतलब पहली बार ऐसा हुआ कि मुझे डंडा हाथ से छोड़ना पड़ा और मैं सांप को नहीं मार पाया। मतलब मैं अपना कार्य नहीं कर पाया। डंडा भी जो है वो अपने आप में अपमानित महसूस कर रहा था। उधर
ऊपर फूं फूं और मेरे उछलने और फिर वहीं धमके से खड़े होने से छोटे भाई ने समझा कि मेरा कार्य समाप्त हो गया और बंधुत्व का नाता फू फू और धमाके से में टूट गया। उसने ख्याल किया कि सांप के काटने से मैं गिर गया। मेरे कष्ट और विरह के ख्याल से उसके कोमल हृदय को धक्का लगा। भातृ स्नेह के ताने बाने को चोट लगी, उसकी चीख निकल गई। मतलब मैं जैसे ही चिल्लाया तो ऊपर बैठे भाई ने सोचा कि कहीं सांप ने उसको ढस तो नहीं लिया, तो उसका जो कोमल हृदय है वो भी आघात हो गया और वो चीखने लग गया। छोटे भाई की आशंका बेजाना थी। मतलब छोटे भाई की जो आशंका थी वो निश्चित थी कि ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि जो भयंकर सांप था उससे कोई नहीं बच सकता था। उस पर फू और धमाके ने मेरा साहस कुछ और बढ़ा। दोबारा फिर उसी प्रकार लिफाफे को उठाने की मैंने चेष्टा की। चेष्टा का अर्थ होता है मैंने कोशिश की। अब की बार सांप ने वार भी किया और डंडे से चिपट भी गया। पहली बार तो सांप ने क्या किया था, डंडे पर वार ही किया था। इस बार उसने डंडे पर वार भी किया और उससे चिपट भी गया। डंडा हाथ से छूटा तो नहीं, पर झिझक, सहम और आतंक ने अपनी ओर को खींच गया और गुजलक मारता हुआ सांप का पिछला भाग मेरे हाथों से छू गया। गुजलक मतलब जो गुत्थी मारकर सांप ना लकड़ी से इस तरह से लिपट गया कि वे मानो गुत्थी मारकर चिपक गया। सांप का पिछला भाग मेरे हाथों से छू गया। उफ, कितना ठंडा था। डंडे को मैंने एक और पटक दिया। यदि कहीं उसका दूसरा वार पहला होता तो उछलकर मैं सांप पर गिरता और न बचता। लेकिन जब जीवन होता है तब हजारों ढंग बचने के निकल जाते हैं। जो लेखक कह रहे हैं कि अगर हमारी उम्र लंबी है तो हमें निश्चय ही जीवन मिल जाता है और जीने के हजारों ढंग मिल जाते हैं। मतलब बचने के भी हजारों ढंग मिल जाते हैं, जीने के नए रास्ते खुल जाते हैं। वह देवी कृपा थी। अब जो लेखक है वो कह रहे हैं कि ये देवी शक्ति थी जो मुझे सांप से बचा रही थी। डंडे ने के मेरी ओर खिंच आने से मेरे और सांप के आसन बदल गए। मैंने तुरंत ही लिफाफे और पोस्टकार्ड चुन लिए, चिट्ठियाँ को धोती के छोर से बांध दिया और छोटे भाई को ऊपर खींच लिया। अब जो लेखक है वो कह रहे हैं कि जैसे ही मैंने डंडा पटका तो मेरा और जो सांप का आसन था, मतलब हमारी जो जगह थी वो बदल गई और मैंने तुरंत ही जो लिफाफे थे और पोस्टकार्ड जो थे जो सांप के पास पड़े थे वो मैंने उठा लिए, चिट्ठियों को धोतियों के छोर से बांध दिया और छोटे भाई को कहा कि ऊपर खींच ले। डंडे को सांप के पास से उठाने में भी बड़ी कठिनाई पड़ी। सांप उससे खुलकर उस पर धरना देकर बैठा था। जीत तो मेरी हो चुकी थी, पर अपना निशाना गंवा चुका था। आगे हाथ बढ़ाता तो सांप हाथ पर वार करता, इसलिए कुएं की बगल से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर मैंने उसकी दाईं ओर फेंकी कि वह उस पर झपटे और मैंने दूसरे हाथ से उसकी बाईं ओर से डंडा खींच लिया। पर बात की बात में उसने दूसरी ओर भी वार किया। यदि बीच में डंडा ना होता तो पैर में उसके दांत गड़ जाते। अब जो लेखक है वो कह रहे हैं कि मैंने मिट्टी तो दूसरी ओर फेंकी थी, लेकिन जो सांप है वो एक तरफ वार करके पीछे भी वार कर चुका था। लेकिन अगर डंडा नहीं होता तो वो शायद मुझ पर विष डाल देता। अब ऊपर चढ़ना कोई कठिन काम न था। केवल हाथों के सहारे पैरों को बिना कहीं लगाए हुए 36 फुट ऊपर चढ़ना मुझसे अब नहीं हो सकता था। 15-20 फुट बिना पैरों के सहारे केवल हाथों के बल हिम्मत से चढ़ने की हिम्मत रखता हूँ। कम ही अधिक नहीं। पर उस 11 वर्ष की अवस्था में मैं 36 फुट चढ़ा। बाहें भर गई, छाती फूल गई, धौंकनी चल रही थी, पर एक एक इंच सरक कर अपनी भुजाओं के बल में ऊपर चढ़ गया। मतलब लेखक ने निश्चित रूप से सफलता प्राप्त की उसके विश्वास, उसके दृढ़ संकल्प से। यदि हाथ छूट जाते तो क्या होता, इसका अनुमान करना कठिन था। ऊपर आकर बेहाल होकर थोड़ी देर तक पड़ा रहा। देह को झाड़ झूर कर धोती कुर्ता पहना। फिर किशनपुर के एक लड़के को जिसने ऊपर चढ़ने की चेष्टा को देखा था, ताकीद करके वह कुएं वाली घटना किसी से ना कहे, हम लोग आगे बढ़े। मतलब उसको बार बार समझाया। जो लड़का हमारे साथ में था
जो हमें ऊपर चढ़ने की कोशिश में देख रहा था उसे समझाया। ताकीद का मतलब होता है बार बार चेताना, मतलब बार बार उसे समझाया कि ये बात किसी से ना कहे। सन 1915 में मैट्रिकुलेशन पास करने के उपरांत ये घटना मैंने माँ को सुनाई। सजल नेत्रों से माँ ने मुझे अपनी गोद में ऐसे बिठा लिया जैसे चिड़िया अपने बच्चों को डेने में छिपा लेती है। मतलब माँ ने मुझे बहुत लाड प्यार से अपने आंचल में छिपा लिया। जिस प्रकार चिड़िया अपने बच्चों को पंखों में छुपा लेती है, उसी प्रकार माँ ने मुझे प्यार से छिपा लिया। कितने अच्छे थे वे दिन। उस समय राइफल ना थी, डंडा था, और डंडे का शिकार कम से कम उस सांप का शिकार राइफल के शिकार से कम रोचक और भयानक न था। मतलब ये ऐसा साहसिक कार्य लेखक ने किया जो कोई नहीं कर सकता था, और एक डंडे के सहारे उन्होंने इतना जोखिम भरा कार्य पूर्ण किया। धन्यवाद।